जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की क्लास में करने वाले हैं घटना चक्र का पूर्वावलोकन, सामान्य अध्ययन। दोस्तों जो आज की हमारी क्लास है वो है पॉलिटी की। दोस्तों इसमें 1990 से लेकर 2022 तक के प्रीवियस प्रश्न दे रखे हैं, वो भी हल प्रश्न पत्र हैं, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन दे रखे हैं। दोस्तों प्रश्न काफ़ी अच्छे हैं और उनकी व्याख्या भी दे रखी है, तो हम हर प्रश्न को अच्छे से देखते हुए चलेंगे और उसके बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। आपको सारी जानकारी इसमें मिल जाएगी। दोस्तों क्लास को आप अंत तक देखिएगा। चलिए दोस्तों क्लास को आगे शुरू करते हैं। दोस्तों ये घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है ये उससे संबंधित है और इसमें 1990 से 2022 तक के प्रश्न पत्र शामिल हैं। इसमें दोस्तों ईपीपीसीएस मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र भी शामिल हैं, बीपीएससी के भी प्रश्न शामिल हैं और यूपीएससी के भी प्रश्न शामिल हैं दोस्तों इसमें, और यूपीआरओ एआरओ के भी प्रश्न शामिल हैं, यानी कि सामान्य अध्ययन के ज़्यादातर प्रश्न इसमें शामिल हैं। दोस्तों सामान्य अध्ययन का टॉपिक है वो हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। चलिए दोस्तों इसको हम शुरू करते हैं। दोस्तों इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर इस पीडीएफ को प्राप्त कर लेना। दोस्तों पीडीएफ को ज़रूर देख लेना। पीडीएफ काफ़ी बड़ी, लगभग 429 पेज है और सारे प्रश्न इसमें दे रखे हैं, यानी कि अगर आपने इस पीडीएफ को पढ़ लिया तो आपके प्रश्न यहाँ से बिल्कुल बचकर बाहर नहीं आएंगे। चलिए दोस्तों इसको शुरू करते हैं। दोस्तों ये इसके टॉपिक दे रखे हैं, ये इसके टॉपिक दे रखे हैं दोस्तों, और ये दोस्तों ये प्रश्न पत्र दे रखे हैं। कितने कुल प्रश्न हैं इसमें दोस्तों? 28,935 प्रश्न है। दोस्तों पहला हमारा टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, जिसमें जो दोस्तों हमारा टॉपिक है आज का, मतलब इसमें हम टॉपिक पढ़ते हुए चलेंगे। इसमें नोट भी दे रखे हैं, उनके बाद इनके प्रश्न भी दे रखे हैं। जो टॉपिक है वो है भारत का संवैधानिक विकास। दोस्तों भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ इसके बारे में प्रश्न हम देखते हुए चलेंगे। भारत का संवैधानिक विकास, इसके बारे में हम प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों अगर आपको इसके जो नोट्स पढ़ने हैं तो आप इनको पढ़ सकते हैं। ये नोट दे रखे हैं, थोड़े से नोट्स से ज़्यादा नहीं है। देखो ये दोस्तों थोड़े से नोट्स हैं, और ये दोस्तों इसका ये प्रश्न कोश दे रखा है। हमें सिर्फ इनके प्रश्न पढ़ने हैं और उनकी व्याख्या पढ़नी है, क्योंकि दोस्तों इसके प्रश्न काफ़ी अच्छे और काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो इसलिए इन प्रश्नों को अंत तक देखिएगा। चलिए दोस्तों थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। दोस्तों आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में स्थापित किया गया था वो दोस्तों कौन सा एक्ट था? तो याद रखना वो एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए। दोस्तों बात करें इसकी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। दोस्तों इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे वो कौन थे? एलिजा एम्पे बनी थी। कौन बनी थी? एलिजा एम्पे। अब दोस्तों इसके बारे में हम व्याख्या पढ़ लेते हैं। ये थोड़ी सी व्याख्या दे रखी है। व्याख्या में दे रखा है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कौन सा एक्ट है? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 में की गई। स्थापना कब हुई थी? 1774 में। सर एलिजा एम्पे कौन है? सर एलिजा एम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। दोस्तों इसमें 3 पॉइंट हो गए। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी कलकत्ता में। स्थापना 1774 में होती है। एलिजा एम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश बने थे। एक प्रश्न में हमारे 3-4 पॉइंट क्लियर हो रहे हैं, इनको नोट करते हुए चलें। अगर दोस्तों आपको ये याद है तो कोई बात नहीं, अगर आप इन्हें भूल जाते हैं तो इन्हें नोट करते चलिएगा। रिवीजन जब आप करेंगे तो अगर आपने नोट किया है तो जल्दी से 5 मिनट में आप इनका रिवीजन कर लेंगे, तो दोस्तों आपको पूरी क्लास याद हो जाएगी। ये दोस्तों आपका ही फायदा रहेगा इसमें। दोस्तों ये अगला प्रश्न हमारा प्रश्न है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों अभी हम पीछे देख चुके हैं, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। और कब हुई थी? 1774 में। पीछे प्रश्न देख चुके हैं, 1774 में हुई थी। 1774 में हुई थी। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना
1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। दोस्तों एकदम राइट है, पीछे वाले प्रश्न में अभी हम देख कर आए हैं। अगला इसमें जो कथन है वो है लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। कौन थे मुख्य न्यायाधीश? तो कलकत्ता में जो दोस्तों जो स्थापना हुई थी उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे थे। अभी पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा है एलिजा एम्पे थे, और इसमें दे दिया लेमेस्टर। तो दोस्तों लेमेस्टर नहीं थे, तो दोस्तों ये वाला गलत हो जाएगा। पहला सही हो गया, दूसरा गलत है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, केवल एक सही है। दोस्तों ये प्रश्न देखो ईपीआरओ एआरओ प्री एग्जाम में आया हुआ है। उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें, यानी कि हम पिछला प्रश्न देखे आए हैं उसके बारे में ये प्रश्न था, तो हमने इसके बारे में व्याख्या पढ़ लिया कि एलिजा एम्पे क्या थी, इसके मुख्य न्यायाधीश थी। दोस्तों अगला प्रश्न आ गया, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। नियंत्रण परिषद की स्थापना है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है, इनके बारे में हमें क्या करना है? मिलान करना है। चलिए दोस्तों सूची फर्स्ट को सूची सेकंड को मिला लेते हैं। पहला है दोस्तों नियंत्रण परिषद की स्थापना, यानी कि कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद है इसकी स्थापना हुई थी पिट्स भारतीय अधिनियम 1784। पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 के द्वारा नियंत्रण परिषद बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई थी। दोस्तों बी ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 या फिर रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसे भी हम पीछे पढ़ चुके हैं, के तहत हुई थी। यानी कि दोस्तों मिलान हो गए। अगला है इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। दोस्तों इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति है वो मिली थी चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा, चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, तो दोस्तों ये मिली थी चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति हुई थी। दोस्तों इसके मिलान हो गए। अब देख लेते हैं कौन कौन से इसमें मिलान सही होंगे। तो दोस्तों ए पर तो 2, बी पर 1, सी पर 3 और डी पर 4, यानी कि 2 1 3 4, 2 1 3 4 ऑप्शन बन रहे हैं। 2 1 3 4 ऑप्शन बी में दे रखा है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसमें। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों व्याख्या में दे रखा है नियामक अधिनियम या फिर रेगुलेटिंग एक्ट। नियामक अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। अगला एक्ट है पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784, इसके द्वारा नियंत्रण परिषद या फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई थी। अगला अधिनियम है चार्टर अधिनियम 1813, इसके द्वारा इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी। तथा चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित है। दोस्तों ये चार्टर अधिनियम 1833 है, इसके द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है। जो गवर्नर जनरल की परिषद है इसमें कानूनी नियुक्ति से संबंधित है 1813 का जो चार्टर अधिनियम इसके द्वारा। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या हमारा? दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पढ़ी? दोस्तों भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव किस से पढ़ी? तो 1813 का चार्टर एक्ट इसके भी द्वारा पढ़ी थी। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 इसके भी द्वारा। प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद इसके भी द्वारा। इन तीनों के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी, तो तीनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे। दोस्तों इनके बारे में अभी हम व्याख्या में पढ़ लेंगे कौन सा एक्ट किससे संबंधित है, आगे पढ़ लेते हैं। पहले इसका आंसर देख लेते हैं। 1 2 और 3 हो जाएंगे इसका आंसर। 1 2 और 3 ऑप्शन डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ये भी प्रश्न 2018 में आया हुआ है IAS प्री में। अब इसकी व्याख्या भी पढ़ लेते हैं दोस्तों। व्याख्या में दे रखा है
ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया था तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान को अपनाया गया। 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन जनरल कमेटी ऑफ इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने ग्रांट की थी, यानी कि ग्रांट की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे। कितने दोस्तों ये समिति थी, इसमें 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे। जिसके अध्यक्ष दोस्तों कौन थे, उसके अध्यक्ष कौन बने थे, लॉर्ड मैकाले इसके अध्यक्ष बने थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग या फिर लॉर्ड, दोस्तों उसमें गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इनका पूरा नाम है लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंग। 1828 से 1835 तक भारत के गवर्नर रहे थे। के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृति कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के लिए नेता ट्रेविलियन थे, जबकि एच.टी. प्रिंसेप प्राच्य ओरिएंटलिस्ट शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। ये इसके बारे में दे रखा है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या हमारा दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, दोस्तों चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। दोस्तों कौन सा अधिनियम था जिसने, जो ब्रिटिश संसद है उसने चाय का और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, यानी कि चीन के साथ व्यापार होगा और चाय का होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो दोस्तों वो अधिनियम था 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन ए राइट आंसर इसमें है। अब दोस्तों इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 1813 का चार्टर एक्ट। अब इसकी व्याख्या में क्या दे रखा है, 1813 का चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि 1833 चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। दोस्तों इसका क्या मतलब है, 1833 का जो चार्टर अधिनियम आया था तो ब्रिटिश संसद ने जो कंपनी थी, जो व्यापारिक कार्य करती थी, उसको समाप्त कर दिया गया कि कंपनी अब व्यापारिक कार्य नहीं करेगी। तो कंपनी क्या काम करेगी, तो दोस्तों वो सिर्फ राजनीतिक कार्य ही करेगी, यानी कि शासन व्यवस्था देखेगी, राजनीतिक कार्य देखेगी। 1833 का जो चार्टर अधिनियम था इसके द्वारा पहले 1813 में क्या कर दिया गया था, चीन का और जो चाय का व्यापार था उसको छोड़कर बाकी समाप्त कर दिए गए थे, लेकिन 1833 में सारे समाप्त कर दिए गए, केवल राजनीतिक कार्य ही देखेगी। ये इसका दोस्तों आंसर हो गया। अब इसकी दोस्तों आगे व्याख्या पढ़ लेते हैं हम, इसका आगे प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों प्रश्न है इसका, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार्टर एक्ट 1813, अभी हम इसको भी पीछे पढ़ चुके हैं। जो चार्टर एक्ट 1813 है, इसमें दोस्तों ब्रिटिश संसद ने कंपनी से कहा था कि आप चाय का और चीन के साथ व्यापार के अलावा बाकी सबको जो व्यापार एकाधिकार है उसको समाप्त कर दिया जाता है। ये दोस्तों चार्टर एक्ट था। इसमें दोस्तों पहला कथन है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया था। एकदम राइट है। अभी मैंने आपको बताया था, पिछले प्रश्न में भी पढ़ चुके हम, चाय का और चीन का व्यापार को छोड़कर बाकी सारा समाप्त कर दिए गए थे। दूसरा है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लाए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया। क्या कर दिया गया, सुदृढ़ कर दिया गया। दोस्तों ये भी बिल्कुल एकदम दोस्तों सही है, इसमें ये भी सही है। अगला है दोस्तों,
अगला है भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। दोस्तों प्रश्न में दे रखा है कि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो दोस्तों ये वाला गलत है। क्यों गलत है दोस्तों? ये इसलिए गलत है, जब 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद 1858 का अधिनियम आया। 1858 के अधिनियम के द्वारा जो भारत का राजस्व था वो ब्रिटिश संसद के अधीन आया था। दोस्तों 1858 के द्वारा नियंत्रण में आ गया था। कंपनी के नियंत्रण से 1858 में जब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में पहुंच गया था। दोस्तों ये इसलिए वाला कथन गलत है। ये वाला गलत है, पहला और दूसरा सही है। पहला दूसरा सही है तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 1 और 2 दोनों। दोस्तों अब इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या में क्या क्या दे रखे हैं। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के व्यापार एकाधिकार बना रहा है, यानी कि चीन का और चाय का व्यापार तो बना रहा लेकिन इसके अलावा समाप्त कर दिया गया। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया गया था। यानी कि जो ब्रिटिश क्राउन इसकी जो संप्रभुता है उसको और भी अच्छा बनाया गया था 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत कथन 1 और 2 हमारा सही है, परंतु तीसरा सही नहीं है। क्यों नहीं है इसको भी देख लेते हैं। क्योंकि भारत का राजस्व 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया। जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। याद रहेगा ये तीनों पॉइंट अच्छे से देख लीजिए। इन तीनों पॉइंटों को अगर आपको याद हो गए तो कोई बात नहीं तो इनको नोट कर लीजिएगा। 1858 के बाद ही सीधे नियंत्रण में पहुंचा था ब्रिटिश संसद के राजस्व, भारत का राजस्व। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? दोस्तों कौन सा अधिनियम था जिसके द्वारा भारतवासी प्रशासन में हिस्सा लेने को संभव हो गया, यानी कि थोड़ा बहुत हिस्सा ले सकें? तो दोस्तों वो अधिनियम था चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा प्रशासन में कुछ भागीदारी मिल गई थी, हिस्सा मिल गया था। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, इसकी पहले व्याख्या देख लेते हैं। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इसमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा से अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। दोस्तों क्या कहा गया है इसमें? जो चार्टर एक्ट 1833 है इसकी धारा है 87। इसमें कहा गया कि किसी भी भारतीय क्राउन को उसकी देशज प्रजा को या फिर धर्म के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, वंशानुगत के आधार पर या फिर वर्ण व्यवस्था के आधार पर इन किसी भी कारणों से कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जाएगा। यानी कि ये दोस्तों जाति व्यवस्था या फिर इसके द्वारा अयोग्य नहीं माना जाएगा और 1833 के द्वारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बना था। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे कौन कौन से प्रश्न रखें? आगे प्रश्न दे रखे हैं उनको भी देख लेते हैं। दोस्तों जो अगला हमारा टॉपिक है इसमें, अगला हमारा टॉपिक है ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम, यानी कि ब्रिटिश द्वारा
ये दोस्तों ब्रिटिश संसद है, इसके द्वारा जो शासनाधीन पारित अधिनियम है उनको हम देखने वाले हैं, उनके आधार पर प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों ये इसके नोट दे रखे हैं, थोड़ा सा नोट से अगर आप इनको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, हम प्रश्न से अच्छे से देख लेंगे। व्याख्या दे रखी है, उनमें सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाते हैं। ये दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1858 के बारे में दे रखा है, 1861 का है, ये सारे दे रखे हैं इसमें, हम इनको आराम से देख लेते हैं। पहले हम प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों ये प्रश्न कोश दे रखा है इनका, तो प्रश्न कोश से हम प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बजट पर शक्ति प्राप्त हुई थी, तो दोस्तों वो प्राप्त हुई थी 1892 का एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का एक्ट के द्वारा क्या हुई थी, बहस करने की शक्ति प्राप्त हो गई थी, याद रहेगा। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। व्याख्या में दे रखा है, 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। अब दोस्तों क्या दे रखा है, इसको हम संक्षेप में देख लेते हैं। 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था, इसके द्वारा विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की गई तथा बजट पर बहस करने की शक्ति भी दी गई थी, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। याद रखना, मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत क्या होता था, 6 दिन पहले हमें नोटिस देना पड़ता था, 6 दिन पहले नोटिस देना पड़ता था, उसके बाद प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। ये इसके इस अधिनियम के प्रावधान थे। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? दोस्तों जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है, ये किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो दोस्तों आप सभी को पता है, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। ऑप्शन बी राइट है, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। और इसमें ही मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया गया था, मुसलमानों का पृथक निर्वाचन दिया गया था इस अधिनियम के द्वारा। दोस्तों चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं व्याख्या। दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1909, इसे हम कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था, इसको भी याद रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? दोस्तों संघीय न्यायालय की बात की गई है, तो संघीय न्यायालय की स्थापना दोस्तों इसमें से कोई नहीं के द्वारा की गई थी। क्यों? संघीय न्यायालय की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 1 अक्टूबर 1937 में की गई थी। याद रहेगा, संघीय न्यायालय की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 1 अक्टूबर 1937 में की गई थी। तो इसमें यह ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में देखते हैं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गिवियर थे। उपरोक्त दिए गए विकल्पों में भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं होने के कारण विकल्प डी सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? अभी हम पढ़ के आए थे, कब किया गया था? 1937 में, 1 अक्टूबर 1937 में इसकी स्थापना हुई थी संघीय न्यायालय, और 1935 का अधिनियम था। ऑप्शन बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है 1937, 1 अक्टूबर 1937।
1 अक्टूबर 1937। अगला प्रश्न है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? दोस्तों केंद्र में द्वैध शासन, जो केंद्र में दोस्तों द्वैध शासन है वो किस अधिनियम के द्वारा? तो वो भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा शुरू किया गया था केंद्र में। लेकिन इस अधिनियम के द्वारा दोस्तों प्रांतों में समाप्त कर दिया गया था, द्वैध शासन प्रांतों में समाप्त किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। केंद्र में शुरू और प्रांत में समाप्त कर दिया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अब इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया था। केंद्र में तो चालू हो गया था, याद आएगा, केंद्र में तो चालू, लेकिन प्रांतों में समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था, यानी कि प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के द्वारा शुरू किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया था। दोस्तों हमारे संघीय विषय थे, जो केंद्रों में द्वैध शासन था उसके द्वारा दो भागों में बांटा गया था। एक तो थे आरक्षित रिजर्व और दूसरे थे हस्तांतरित विषय, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे। 2 भागों में बांटा गया था संघीय विषयों को, आरक्षित और हस्तांतरित विषय, याद रहेंगे इनको द्वारा। दोस्तों प्रांतों में द्वैध शासन है वो 1919 के द्वारा शुरू किए गए थे, 1935 के द्वारा समाप्त कर दिए गए थे 35 में। दोस्तों इसमें काफ़ी हमारे पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। दोबारा बता दूं एक बार, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन शुरू हो गया था, केंद्र में द्वैध शासन शुरू हो गया था और दोस्तों प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था। अगर आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाए कि प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध कब किया गया था, तो यह किया गया था 1919 का जो अधिनियम था उसके द्वारा। दोस्तों भारत शासन अधिनियम में केंद्र शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया था। एक तो थे आरक्षित, एक ही थे आरक्षित और दूसरे थे आरक्षित और हस्तांतरित विषय, ये 2 संघीय भागों में बांटा गया था। इसमें दोस्तों हमारे काफ़ी पॉइंट क्लियर हो गए थे, एक एक पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? तो अभी पढ़ा है 1935 के द्वारा, केंद्र में 1935 के द्वारा और दोस्तों प्रांतों में 1919 के द्वारा। प्रांतों में कब किया गया था? 1919 के द्वारा। प्रांतों में समाप्त कब हो गया था? तो प्रांतों में हो गया था 1935 में समाप्त हो गया था। दोस्तों ये इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हमारा? अगला प्रश्न है 1919 के भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? दोस्तों 1919 का जो एक्ट आया था भारत शासन अधिनियम, तो पहली तो विशेषता एक तो दोस्तों यही है कि प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था 1919 के द्वारा। ये दोस्तों इसकी क्या है? एकदम सही आंसर है, मतलब ये इसका विशेषता हो गई। दूसरी है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। ये मैंने बताया था भी, प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, एकदम राइट है। दूसरा है दोस्तों मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन की मंडलों की व्यवस्था। अभी हम दोस्तों हमने पढ़ा है कि मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था 1909 के अधिनियम से की गई थी, भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। तो दोस्तों दूसरा कथन हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। जब दोस्तों हमारा दूसरा कथन बिल्कुल गलत हो गया तो दोस्तों हमारा ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 दे रखे हैं। इस प्रकार से भी हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब बचे हमारे ए और सी ऑप्शन। तीसरा देख लेते हैं, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। दोस्तों ये भी इसकी विशेषता है, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण किया गया था। तो 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 सही है। अब इसकी व्याख्या को देखते हैं।
दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मोंटेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। दोस्तों 1919 में भारत सचिव कौन थे? एडविन मोंटेग्यू। और वायसराय कौन थे? वायसराय थे चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन यानी कि प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्यों के प्रशासनिक विषयों को 2 श्रेणियों में बांटा गया था। पहला था आरक्षित और दूसरा था हस्तांतरित। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारिणी परिषद के तहत रखे गए थे। प्रांतीय गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद के द्वारा के तहत रखे गए थे, जबकि हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य भी शक्तियों का बंटवारा संघीय एवं प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया था। जहां तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था का प्रश्न है, यह प्रावधान 1909 के अधिनियम में ही कर दिया गया था, यानी कि 1909 के अधिनियम में ही कर दिया गया। 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही, बल्कि इसे सिखों, यूरोपीय, भारतीय ईसाइयों एवं एंग्लो इंडियन के लिए भी विस्तारित की गई थी। याद रखना, जो पृथक निर्वाचन मंडल है, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल, दोस्तों ये सिखों के लिए, यूरोपियों के लिए, भारत ईसाइयों के लिए और एंग्लो इंडियनों के लिए 1919 में खोल दी गई थी, यानी कि इनको और बढ़ा दिया गया आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी? ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी तो ये की थी भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन डी राइट आंसर है, भारत सरकार अधिनियम 1919। अगले प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों, व्याख्या देख लेते हैं। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत प्रारंभिक रूप से भारत सरकार अधिनियम 1919 से शुरू हुई। 1935 के भारत सरकार अधिनियम से विस्तारित और स्थापित किया गया। ज्ञातव्य है कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना था, जिसे संशोधित उत्तर कुंजी में परिवर्तित कर विकल्प डी किया गया था। यानी कि पहले तो सी ऑप्शन मान लिया गया था, बाद में इसे डी ऑप्शन दिया गया था आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। दोस्तों भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई थी? तो दोस्तों ये बनाई गई थी 1919 में। द्विसदनीय भारत सरकार अधिनियम द्वारा बनाई गई थी 1919 की। व्याख्या देख लेते हैं इसकी दोस्तों। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट अवधि प्रथम बैठक से 5 वर्ष कहलाता था तथा इस अधिनियम की धारा 18 के तहत 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। निचला सदन केंद्रीय विधानमंडल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली अवधि प्रथम बैठक से 3 वर्ष तक कहलाता था तथा भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत इसमें मूलतः 140 सदस्यों का प्रावधान किया गया था, जिसमें से 100 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत थे। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं इसमें। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था? दोस्तों केंद्र में कौन सा अधिनियम था जो द्विसदनीय विधायिका एक्ट लाया था? तो दोस्तों वो था 1919 का। कौन सा एक्ट था? 1919 का। 1919 का दोस्तों एक्ट था। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 1919 के
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संशोधित की गई थी। तो दोस्तों ये वाला इसमें गलत है, ये वाला गलत है। दूसरा है 1935 के गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडलों में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। दोस्तों ये वाला सही है, दूसरा सही है, पहला गलत है। अब दोस्तों इसके पहले के बारे में हम इसमें पढ़ लेते हैं, व्याख्या पढ़ेंगे। दूसरा सही है, पहला गलत है। तो दोस्तों क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी राइट होगा, केवल 2 सही है, केवल 2 सही है, इसमें ऑप्शन हमारा दूसरा राइट होगा। इसके बारे में पढ़ लेते हैं, पहले कथन के बारे में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में अभिहित भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, परंतु यह सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए ही था और सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। इस प्रकार कथन एक सही नहीं है। अगला कथन है 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित किए गए थे। इस प्रकार कथन दूसरा सही है। दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या हमारा? भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। दोस्तों एकदम सही है। दूसरा है भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपीय वासियों से अधिक था। दोस्तों ये भी सही है, दोनों इसमें दोस्तों हमारे सही हैं। जब दोस्तों दोनों सही हैं तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 1 और 2 दोनों। अब दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा ICS का प्रारंभिक 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ था। 1855 में इस प्रतियोगिता हेतु परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगी। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में ही होती रही। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1922 में ICS की परीक्षा भारत में भी होनी प्रारंभ हुए, पहले इलाहाबाद में तथा बाद में दिल्ली में। 1930 के दशक के अंत तक यूरोपीय वासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा से कम होती गई तथा इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक हो चुका था। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है केंद्रीय विधानसभा का अगला प्रश्न है केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। तो दोस्तों किसके तहत हुआ था? एक तो 1926 के द्वारा और 1945 के द्वारा। 1926 और 1945 के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1900 तहत के हुआ था निर्वाचन, केंद्रीय विधानसभा का निर्वाचन। चलिए दोस्तों इसके आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, A और C। चलिए दोस्तों इसकी अब हम व्याख्या देख लेते हैं। प्रश्नगत वर्षों में से वर्ष 1926 और 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1900 तहत के हुआ था, यानी 1919 के तहत हुआ था। कौन सा? 1926 का और 1945 का। अगला प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो दोस्तों 1919 का जो एक्ट था इसके द्वारा निर्वाचित हुआ था, वो हुआ था 1945 में, यानी कि अंत वाला अंतिम निर्वाचन पूछा हुआ है तो वो हुआ था 1945 में अंतिम। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका केंद्रीय विधानसभा का अंतिम निर्वाचन वर्ष 1945 में आयोजित किया गया था। दोस्तों अगला प्रश्न है
राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। जो दोस्तों राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है उसकी शक्ति कहाँ से आई है? तो उसकी शक्ति आई है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा यह शक्ति आई है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 में भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 और 43 से प्रेरित है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत, दोस्तों याद रखना, संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत यह किया गया था 1935 का भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। व्याख्या देखते हैं इसकी। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? तो दोस्तों वो किस पर आधारित है? भारत सरकार अधिनियम 1935 पर। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच में जो दोस्तों शक्तियों का विभाजन किया गया था अनुसूची 7 में, वो दोस्तों किस पर आधारित है? तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लेखित योजना पर आधारित था। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय, राज्य और समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था, जो प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात को संकेत था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नरों, प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियों का गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता नहीं थी। दोस्तों कौन सी नहीं थी? तो वो कौन सी नहीं थी, विशेषता पढ़ लेते हैं पहले। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया गया था, एकदम राइट है। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिका को आवंटित किए गए थे। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिका को आवंटित किए गए थे। दोस्तों ये वाला गलत है। क्यों? ये दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता नहीं है। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, एकदम राइट है। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया था, एकदम राइट है। इसे तो दोस्तों हम बार बार पढ़ चुके हैं कि दोस्तों प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, लेकिन केंद्र में चालू कर दिया गया था। दोस्तों इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। संघीय व्यवस्था, केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। यह किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम द्वारा।
अगला प्रश्न है, भारतीय अखिल महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया। तो दोस्तों ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। कब किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। दोस्तों इसको याद रखना, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। यह किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास को हम अगले प्रश्नों से शुरू करेंगे। तो दोस्तों इस क्लास को आप अच्छे से लीजिएगा और बाकी पॉइंट नोट कर लीजिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा आपका। तो रिवीजन अच्छे से हो गया होगा आपका अगर आपने पॉलिटी को पढ़ लिया है तो। दोस्तों आगे की क्लास को हम कल लेकर आएंगे, जिससे आपके प्रश्न काफ़ी कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।